नमस्कार। एजेंडा कार्यक्रम में आज मैं आपके सामने बिल्कुल खालिस राजनीति का विषय लाया हूं। विकास पर राजनीति, समस्याओं पर चुप्पी, ये एक ट्रेंड है या कह लीजिए अब जनता की यही आवाज़ है इस समय। तो इस पर हम लोग आज बात करेंगे कि विकास क्या क्या हुए और उस पर राजनीति कौन कर रहा है, किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। जनता सब समझदार है। समस्याओं पर चुप्पी है। समस्याएं क्या है? मुझे लगता है कि बसपा सरकार के बाद पहली बार बिजली ने कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती पैदा की है और कैस्को के एमडी ने 12 सब स्टेशनों में पुलिस की डिमांड की है। ये शायद पहली बार हुआ है मायावती की सरकार के बाद। ऐसा कभी पूर्व की सालों में नहीं हुआ। इस बार गर्मी में बिजली ने काफ़ी परेशान किया है। कई जगह तो ऐसा है कि रात रात भर बिजली नहीं आ रही है, लोग परेशान हैं और उन्होंने सब स्टेशन में जाकर तोड़फोड़ तक की है। जहाँ तक समस्याओं की बात है तो उसमें नागरिक समस्याएं भी बहुत सारी हैं। ऐसे मान लीजिए बारिश अब अगर कल हो जाती है तो जो नाला सफाई है उसकी बिल्कुल पोल खुल जाएगी, पूरा शहर जलमग्न हो जाएगा। कानीपुर की बात नहीं हो रही है, लखनऊ में भी यही स्थिति है। हर कबाल टाउन, बनारस में और प्रयागराज में भी यही स्थिति सामने आ रही है। नाला सफाई जिस तरह से अप्रैल में हो जानी चाहिए थी वो अभी भी नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। कांग्रेस से प्रभारी हैं हमारे नौशाद आलम मंसूरी साहब और भाजपा से अल्पसंख्यक के प्रभारी हैं फैजल सिद्दीकी जी। तो पहले हम फैजल साहब के पास चल रहे हैं। फैजल साहब, क्या आपको लगता है विकास पर राजनीति आप कर रहे हैं या विपक्ष कर रहा है? विकास भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है जी। भारतीय जनता पार्टी देश के समग्र विकास में तो प्रयासरत है, वचनबद्ध और निश्चित रूप से विकास के मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। यहाँ कोई जातवाद, कोई धर्मवाद, कोई क्षेत्रवाद न होके विकास और राष्ट्र का विकास, ये सबसे पहला मुद्दा है। नहीं, आपको लगता है कि जो भाजपा की तरफ से किया गया, क्या आपको लगता नहीं मंधना अनवरगंज या प्रोजेक्ट है, मेट्रो है या आप कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है, या पूर्व की सरकारों का एक प्लान था, वो उन्होंने कार्य योजना पहले भी बनाई थी, उसी पर आप आगे बढ़े हैं? क्या ऐसा नहीं लगता है आपको फैजल साहब? देखिए, कोई भी अच्छा काम, कोई भी अच्छा काम, उससे कोई बुराई नहीं। जब इस बात तो बुराई नहीं पड़ता। हो सकता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने एक मंशा बनाई हो, लेकिन उन योजनाओं के लिए बजट पास करना, उन योजनाओं को शुरू करना और उन योजनाओं को अमली जामा करना के ग्रास लेवल पर उनका काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी के कानपुर की मेट्रो का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी सरकार के कालखंड में प्रारंभ हुआ और भारतीय जनता पार्टी सरकार के कालखंड में पूरा हुआ जी। इसी प्रकार अन्य योजना है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पारित कर इस शहर में विकास करने का अपना प्रयास, ये सब भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आप कह तो रहे, जैसे सीओडी पुल था वो श्री प्रकाश जायसवाल का प्लान था, है ना, जो पूर्व सांसद थे। फीता आपने काटा, शुरुआत आपने कराई, लेकिन निर्माण उनके कार्यकाल में शुरू हो गया था। बात कीजिए, वो 10 साल जी, वो 10 साल से प्रकार की 15 साल सांसद है और वो 10 साल लगातार सुधीर का पुल अटका रहा, लटका रहा। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई उसने इस जोड़ी के काम को प्रारंभ किया और जी जी। हम नौशाद साहब से जानना चाहेंगे। नौशाद साहब, आपको लगता है कि विकास पर राजनीति हो रही है या विकास का महिमा मंडन किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश देश में आई जी, उन्होंने सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे खुद अपनी स्वयं की प्रशंसा अपने मुंह से
जी। करने के अलावा कोई काम नहीं किया। जिस व्यक्ति के मुख्यमंत्री के भाषा में बटेंगे कटेंगे हाँ। का विजन होगा, उनकी जबान से विकास के लिए फिर टाइम ही नहीं होगा। उनके पास टाइम तो ध्रुवीकरण के लिए है, उनके पास तो टाइम है कि कैसे समाज को बांटा जाए और कानून को ताक पे रख के तानाशाही करी जाए, तो वहाँ विकास की बुनियाद को वो कैसे समझेंगे। नहीं तो ये जो आप जी 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 कैरी ऑन करिए। दूसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का चल रहा है। हाँ। तीसरा कार्यकाल केंद्र सरकार में चल रहा है और कानपुर में नगर निगम की सरकार का भी ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है जी। इतने कार्यकाल के बावजूद शहर की सड़कों पे आपको धूल मिलेगी, लोग टीबी के मरीज बन रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के पास इनके पास कोई योजना नहीं है। नगर निगम सिर्फ लूट कैसे बनाई जाए जी और कैसे लूट के आधार पर टैक्सेस बढ़ाकर, हम हाउस टैक्स बढ़ाकर, वाटर टैक्स बढ़ाकर अपना राजस्व बढ़ाएं और लोग अपने अलावा, लेकिन जो सबसे निचला स्तर है जी, जो कानपुर का नागरिक जो एक ठेले वाला है, ई रिक्शे वाला है जी, जो छोटी सी दुकान चाय का होटल लगाता है, उसके साथ पुलिस वसूली करती है। उसके पास कोई दुकान लगाने के लिए सरकार ने आज की तारीख में कोई रिकॉर्ड नहीं किया कि उसको कैसे दुकान स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में नहीं सोचा। तो और कानपुर में बरसात आने वाली, आप देखेंगे किस तरीके से कानपुर में जल भराव होगा, ये आपको दिखेंगे। बिजली की समस्या तक पड़ी हुई है, बिजली में प्रतिदिन कटौती, आज के दिन भी कटौती हो रही है। दक्षिण के में इतनी परेशानी है कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जी जी जी। कह रहे हैं जिसमें भारत का हैप्पी इंडेक्स सबसे नीचे विकास की बात कह रहे हैं। जी 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 जी। नौशाद साहब, आपको लगता है कि जो फैजल साहब क्या काउंटर करेंगे इस पर? किस बात पे नौशाद भाई ने कोई राजनीतिक तरीका करना है, उनकी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के विपक्ष के कार्यकर्ता होने का वो कमियां, लेकिन आज जनता जनार्दन को समझने और जानने का अवसर है कि आज व्यवस्था आज देश में किस रूप में कार्यरत है। आज देश में नजर दी जाती है कि अगर कानून व्यवस्था किसी एक नंबर की है, दुरुस्त है, जी जी जी, आज दुरुस्त है। फैसल साहब की आवाज समझ में नहीं है। जी जी जी, आपकी तो आवाज आ रही होगी मेरे, तो मेरी आवाज जी। ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में जब प्रदेश और देश की आम नागरिक मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा निरंतर किया जा रहा है, चाहे राशन की योजना हो, चाहे इलाज की योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान को 3 बार मिलने वाला पैसा हो, अनेक योजनाएं जिससे आम नागरिकों की मौलिक आवश्यकता को पूर्ण करने के साथ साथ देश और प्रदेश को विकास की धारा में भारतीय जनता पार्टी संकल्प भारतीय जनता पार्टी के निरंतर उस संकल्प की पूर्ति के लिए हमारा प्रदेश और केंद्र प्रयास है। नहीं फैजल साहब, अभी मोदी साहब ने मेट्रो का शुभारंभ कराया, मतलब कानपुर सेंट्रल तक, लेकिन सपा के विधायक उस पर तीनों शहर के तीनों विधायक सपा के उस पर चढ़ के गए और उन्होंने ये कहा कि ये तो अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट था, इसको है मतलब कब्जा कर लिया भाजपा ने। आपको क्या लगता है? देखिए हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हम संस्था में है या हम राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, आप अपना आपको मालिक तो समझ लेते हो सकते हो। तमाम प्रोजेक्टों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा फंड मुहैया कराया गया है। कागज में किसी प्रस्ताव को बना लेना, कागज में बना के जनता जनार्दन को गुमराह करना, ये अलग विषय है। लेकिन ग्रासरूट लेवल पे जमीनी स्तर पे आपको
जनता के साथ उन वादों को पूरा करना, यह काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, प्रदेश और केंद्र में, आखिर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जनता यादव को डायरेक्टली लाभान्वित करने का काम किया है। ये क्या प्रयास से पहले कभी हुआ है जी। खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है, आयुष्मान का इस्तेमाल तो फ्री में इलाज होता है, हर महीने 2 बार राशन मिलता है। ये सब इस देश में सरकार के प्रयास आम नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुए। मेरा सवाल यह है, इससे पहले तमाम सरकारें देश में रही, उनकी तमाम मौलिक आवश्यकताएं, मुस्लिम समाज की तमाम मौलिक आवश्यकताओं के प्रयासक रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह है। लेकिन मूल के बाद जनता पार्टी की सरकार है पंक्ति के अंतिम व्यक्ति मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसके मुख्य धारा में लाना, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नौशाद साहब, आप सहमत हैं इनकी बात से, फैजल साहब की बात से? क्योंकि राशन तो सबको मिल रहा है, लेकिन राशन बिक भी तो रहा है। जितना है इनकी आवाज की समझ में नहीं आ रही थी, हाँ जी, लेकिन जितना ये बोल रहे हैं जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा हाँ, कि प्रशंसा जनता करे और काम आप करें और जनता को राहत महसूस हो। जी, उस राहत का क्या मायने जहाँ लोगों को राहत महसूस ही नहीं हो रही है। इनको अपने मुंह से कहना है कि प्रशंसा करना इनकी आदत है, जी, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पे हो, चाहे विकास के नाम पे हो, चाहे आर्थिक तरक्की के नाम पे। अगर आप इससे पूछते हैं तो विदेश नीति में फेल हो गए, रक्षा नीति में फेल हो गए, घरेलू उत्पादन में फेल हो गए, राष्ट्र के विकास के नाम पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके यहाँ पुल गिर जा रहे हैं। बिहार में कितने पुल बने, गिर गए। और कानपुर के स्तर की बात कर रहे हैं तो इनका मेयर भी इनका, मुख्यमंत्री भी इनका, कानपुर शहर से विधानसभा अध्यक्ष भी इनके, विधायक भी इनके, इसके बावजूद कानपुर की जो दुर्दशा है, आप बताएं कानपुर में कितने ओवर ब्रिज इन्होंने बनाए। जो श्री प्रकाश जायसवाल जी के जमाने में ओवर ब्रिज बने थे और जिस तेजी के साथ हमने पावर प्लांट लगाया घाटमपुर में, उसके बाद इनकी कौन सी मेट्रो भी योजना जो उद्घाटन हुआ, इस मेट्रो को कांग्रेस इस पूरे देश में लाई। उसके बाद जब इतने साल बाद आज कानपुर में उस मेट्रो का बार बार उद्घाटन हो रहा है, कभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सिर्फ उद्घाटन ही करते रहते हैं। बड़ी खास बात ये है कि जो जिस विभाग का मंत्री होता है वो कभी नहीं कर पाता, इनका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री सीधे चले जाते हैं। लेकिन जब पहलगाम में घटना होती है, जहाँ उसके विक्टिम लोगों के पास जो लोग शहीद हुए उनकी पत्नी बच्चों से मिलने जाना चाहिए था, वहाँ प्रधानमंत्री कहीं भी नहीं पहुंच रहे थे। आज उनका पहलगाम से कोई बयान नहीं, सिंदूर बांटने लगते हैं, कब ये चुनरी बांटने लगे, कब ये सिंदूर बांटने लगे, इनका कोई तय नहीं है। ये भावनात्मक शोषण भारत सरकार की, जो भारत की जनता का, ये भारत सरकार करती है, इनके नुमाइंदे करते हैं। और भावनात्मक मुद्दे उछाल करके किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति में ध्रुवीकरण के आधार पर और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे अपनी सत्ता को कैसे बरकरार करें, इसी पर इनका ध्यान केंद्रित है। वरना इन देश में अमरनाथ यात्रियों पर भी हमला हुआ, इन्हीं सरकार में हुआ। आप इन्हीं की सरकार में पार्लियामेंट में भी हमला हुआ, इन्हीं की सरकार में कंधार के जहाज का अपहरण भी हुआ, और इन्हीं की सरकार में आज पहलगाम की घटना भी हुई। और इन्हीं के ट्रम्प आका ने इनको नमस्ते कदम दिया, नरेंद्र जी सरेंडर, जो हमारे राहुल जी ने कहा, वो सरेंडर हो गए। अब विकास की बात बता रहे हैं। ये फूड सिक्योरिटी बिल जो अनाज बट रहा है, ये कांग्रेस का दिया हुआ फूड सिक्योरिटी बिल है, जिसके आधार पर आप बांट रहे हैं। आपने करा कि आप बताएं, हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी, किसान की आय बढ़ी, कानपुर के नागरिकों का स्वास्थ्य का जो इंडेक्स है वो घटा कि बढ़ा, कानपुर में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी हुई ये बताएं। हैलट में कानपुर के मेडिकल कॉलेज में कितनी ओपीडी बढ़ी, कार्डियोलॉजी में कितनी ओपीडी बढ़ी ये बताएं। जो जमाने से चली आ रही है वही चल रहे हैं। ठेके पे संविदा पे डॉक्टर रखे जा रहे हैं, परमानेंट डॉक्टर क्यों नहीं रख पा रहे? आईसीयू के बेड के कितने कोरोना काल के बाद कानपुर के मेडिकल कॉलेज में कितने आईसीयू बढ़ाए गए, ये क्या इनके पास है?
बताएंगे कितने बढ़ाए, कितने सेंटर नए बनाए, जी। बिल्डिंग खड़ी करती उसमें वैकेंसी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं? आदमी सड़क पे मर जा रहा है, दम तोड़ दे रहा है, एम्बुलेंस है नहीं, अस्पताल प्रेग्नेंट लेके सड़क के बाहर अपने प्रसव कर रही है, ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं? ये विकास है। फैजल साहब, आपने नौशाद भाई की बात सुनी ना, बहुत सारी चीजें कि उन्होंने कही। हम इसमें एक और जोड़ रहे हैं, घाटमपुर और बिल्हौर में जो पावर प्लांट थे, नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, फैजल साहब, हमारी बात भी सुन लीजिए। घाटमपुर और बिल्हौर में जो पावर प्लांट का उद्घाटन अभी लोकार्पण किया गया है, वो वास्तव में श्री प्रकाश जायसवाल जी के जमाने में वो केंद्र सरकार ने वो उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया था। तो अब क्यों किया जा रहा है? उसमें क्या इतनी अर्जेंसी आ गई या कोई नयापन आ गया जिस पर आपने लोकार्पण किया है? फैजल साहब, हाँ बताइए, बहुत सारे आपके सामने सवाल है, उनका जवाब चाहेंगे जी। जहाँ से नौशाद भाई ने बहुत शुरू की जी, वहां से जवाब देना सच बात। नौशाद भाई की इस बात से मैं दिली इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल सच बात है। ये जनता बताएगी, जनता रिपोर्ट कार्ड देगी। नौशाद भाई का काम है कमी निकालना, मेरा काम है तारीफ करना जी। ये बात मानता हूँ। और जनता जनार्दन ने ही ये दिखाए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार सरकार में नहीं रह गया, हम केंद्र में तीसरी सरकार में है। ये जनता के साथ हमारी है, जनता ने जो हमको प्रेम किया। एक बार नहीं, हम दोबारा उत्तर प्रदेश की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता से हमारे प्रति इसमें है उनका आशीर्वाद और उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। ये बिल्कुल सच बात है, तारीफ करनी चाहिए जनता जनार्दन को। जनता तो वोट वो की आशीर्वाद के बाद अपनी सेवा का अवसर देती है। बिल्कुल सच बात है आपकी कि जनता जनार्दन को करना चाहिए। जहां आप बात कर रहे हैं कि प्रकाश जायसवाल जी ने या किसी योजना को प्रारंभ किया, मैं मानता हूँ आपने किसी योजना का आधार किया, लेकिन आपने उसको कागज में बनाने वाले व्यक्ति को होंगे या उसको मूल रूप का आकार देने वाले, उसको प्रारंभ करने वाले व्यक्तित्व को आप उसका जिम्मेदार मानेंगे? किसको? आपको ये सोचना होगा और जनता के नाम से पूछना होगा कि अगर मेट्रो के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं अखिलेश यादव ने प्रयास किया, मेरे काबिल में कह रहे कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में प्रयास किया, तो क्यों आप सबको किनारे बैठा के आज सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है? इसका मतलब आपकी बातें झूठ है और जनता जनार्दन इस चीज को स्वीकार करती है कि इन प्रत्येक विकास कार्यों में भारतीय जनता पार्टी के सरकारों का अमूल्य योगदान है और उनके प्रयास के बाद ही जनता जनार्दन को ये मौलिक चीजें प्राप्त हो पाई है जिनकी उनको आवश्यकता है। अभी आप बात कर रहे थे कि नगर निगम के माध्यम से लगातार मैं लोकल समाचार पत्रों में देख रहा हूँ, लगातार अवैध कब्जेदारों को, जब अवैध कब्जेदारों को जब तक आप नहीं हटाएंगे, वो अवैध रूप से के ऊपर अपनी बस्तियां बनाए रहेंगे, तब तक होगी। और मैं विगत कई दिनों से लगातार देख रहा हूँ कानपुर महानगर में अवैध कब्जेदारों को वहां से हटा के और नाले सफाई के काम निरंतर प्रारंभ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे नगर निगम में एसपी से हमारे मेयर अम्मा कमला पांडे किया हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने आज भाषण के रूप में पूरे भारत वर्ष में अपनी अमिट पहचान बनाई। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसके नेतृत्व में सिंदूर ऑपरेशन करके सिंदूर मिटाने का काम इन पाकिस्तानी पापी आतंकवादियों ने किया था, अपने सिंदूर ऑपरेशन पाकिस्तान में औकात में लाने का काम, पाकिस्तान को औकात में लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, हमारी सेना के माध्यम से हुआ। और आज और पाकिस्तान को फिर अन्य देशों से जिसको अपना पापा कहता था, इनसे मदद मांगनी पड़ेगी, पापा मुझे बचाओ, बनानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति विश्व में जो बनी तो हमें गर्व होता है अपने देश की सेना पे और हमें गर्व होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी आप बात कर रहे थे तमाम घटनाओं की जी,
मेरे पास तमाम आतंकवादी घटनाओं से लेके और तमाम उन दंगों की सूचियां हैं जिन दंगों में बेगुनाहों को इस देश में मारा गया और आपने अनराइटिंग लोगों को उसका जिम्मेदार बनाया। आपको आज वही स्थितियों को देखना पड़ेगा। आज दंगों की सबसे कम है, आज आतंकवादी हमलों की स्थिति देश में सबसे कम। आज दुष्प्रहार दिया और उस दुष्प्रहार का दिल में नापिस आतंकवादियों को और पाकिस्तान को तो आप देखो ना, पाकिस्तान की सरकार किस तरह से सैल्यूट कर रही थी मरे हुए आतंकवादियों को। चलिए तो नहीं दिख रहा आपको विश्व का और पाकिस्तान का इस देश के खिलाफ हस्तक्षेप करने का दोबारा जो साहस पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, ये मुझे विश्वास है। इस बार उसे भूख नहीं पड़ी, उसे अपनी औकात। फैजल साहब, विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर आप देखिए पूरे देश में ये आवाज उठ रही है। जी, विपक्ष का काम है वो अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं, मैं बात पूरा नहीं मानता हूँ। हाँ, कोई भी विपक्ष नेता जब झूठ बोलता है, कोई भी विपक्ष नेता लगाता है, मगर कतई झूठ नहीं मानता हूँ, वो अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन अब सच को देख रही है। जनता जनार्दन सब जानती है कि कौन राष्ट्र हित में काम कर रहा है और किसने उनके हित में काम किया और इतने सालों तक इस देश में सत्ता में रह के कितना अत्याचार और कितना विदेशी ताकतों से देश को लूटने का काम किया गया, देश के अंदर सब जानते। फैजल साहब, नौशाद जी की एक बात और है और मुझे लगता है कि पूरे इस बात को समझना चाहिए। नामांतरण शुल्क को लेकर क्या भाजपा में धड़ेबंदी शुरू हो गई है क्या? अब आपके एमएलसी अरुण पाठक जी ने नामांतरण शुल्क को जो 1% लिया जा रहा था पूरी सर्किल रेट का, उसे खत्म कराकर शासन से एक आदेश जारी कराया जो सारे नगर निगमों के में लागू होने जा रहा है। उसमें मिनिमम जो नामांतरण शुल्क है वो 1000 है और अधिकतम 10,000 है। अभी तक पूरी सर्किल रेट के हिसाब से लिया जा रहा था नामांतरण शुल्क। अगर हमको नामांतरण बदलवाना है तो कोई 2 लाख रुपए दे रहा है, कोई 3 लाख रुपए दे रहा है। लेकिन कल नगर निगम में, कल आपके मेयर यानी महापौर की अगुवाई में, प्रमिला पांडे जी की अगुवाई में नगर निगम सदन ने उस शासन के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। तो क्या अरुण पाठक की पहल का इस तरह से तिरस्कार किया गया है या ये भाजपा की धड़ेबंदी का परिणाम है जिसमें अरुण पाठक और महापौर आमने सामने आ गए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दल के रूप में आंतरिक लोकतंत्र है जी। जहां जन समस्याओं को लेके, जहां जनता की पैरवी को लेके तमाम लोग, क्योंकि जब बड़े विषयों पे आपका, जब आप किसी विकास या किसी ऐसी मुख्य चीज पे जब बात करते हैं तो उससे कई लोगों को शायद तो देखिए, ये नगर निगम का जो दाखिल खारिज का जो नामांकन का फैसला ये कम हुआ है, केडीए में तो 3% चल रहा है जी। और नगर निगम का निर्णय ये नगर निगम की यूनिट को लेना, ना कि प्रदेश से आना है। नहीं तो उसमें कहीं भी दो लोगों का प्रयास है कि अधिकतम जनता जनार्दन को, आम नागरिक को लाभ मिले जी। तो फिर आदेश क्यों नहीं माना जा रहा है शासन का? निश्चित ये जो आपने मुझे विषय बताया संशोधित का विषय है, अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जनता के पक्ष में जो भी निर्णय होगा, हाँ, समस्त लोग मिलकर निर्णय को मानेंगे। हम एक ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जहाँ हमारे लिए जो मुख्य विषय है वो है जनता जनार्दन को लाभ पहुंचाना, उस मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और हम सब मिलकर निश्चित रूप से इस मार्ग में होके चल रहे हैं और आगे भी इस देश के इस देश के आम नागरिक के विकास के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। नौशाद साहब, आपको फैजल साहब की बात पर यकीन हो रहा है क्या? ऐसा नहीं लगता है कि नामांतरण शुल्क कह लीजिए या बिजली की समस्या को ले लीजिए, इस पर कहीं ना कहीं मनभेद है भाजपा के अंदर भी? क्योंकि बिजली को लेकर कैस्को एमडी कह रहे हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग कह रहे हैं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हाँ, कोई किसी की बात माने ना माने, लड़े या ना लड़े जी, उछल कूद कर रही है, मेरे विषय नहीं है। विषय ये
कि सरकार द्वारा जो नियम और कायदे कानून जारी किए जाते हैं हाँ। उनका पालन होना चाहिए। बिल्कुल। जो शासनादेश है उन शासनादेशों का पालन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो डीएनए में है हाँ वो सिर्फ ध्रुवीकरण और धार्मिक उन्माद जी और झूठा राष्ट्रवाद के अलावा कुछ नहीं। अगर होता तो आज 11 साल में आज देश अमेरिका के आगे सरेंडर ना कर रहा होता। अगर इनके अंदर शौर होता जी तो शौर कहाँ दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? यहाँ देश के सैनिक शहीद हो गए जी, यहाँ पर लोग शहीद हो गए, पत्नियां जो जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अचानक से वर्दी में निकल आते हैं और फोटो है ये उड़ाने जा रहे हैं। जी हमारे राजीव गांधी पायलट थे, संजय गांधी पायलट जी जी लोग पायलट में रहे। हाँ किसी भी गांधी पाकिस्तान को धूल चटा दी, कभी भी सैनिक वेशभूषा में नहीं आ कहीं। ये जो गंडा है इनके डीएनए में, डीएनए की जनता की आत्मक दोहन के लिए जीवन में एक ही चीज है भाजपा में जी, भय ऐसा करो, भय के बाद उसका दोहन करो हाँ। और सत्ता हासिल करो हाँ। और विकास और रोजगार के मुद्दे को घुमा दो दूसरी तरफ। नौजवान को लगा दो, न विकास मांगेगा नौजवान, जी रोजगार मांगेगा। सरकार लक्षण अपने विदा करें, इन्होंने विभाग बना रहे हैं। है अच्छी नीयत जिसके था आगे तक लाई कांग्रेस पार्टी जो भारत का विश्व में ऊंचा था, चाहे इंदिरा गांधी के जमाने में अमेरिका राष्ट्रपति रहे और चाहे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जमाने में अमेरिका राष्ट्रपति रहे। हाँ। भारत पे कभी दबाव नहीं बना पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम भारत कभी दबा नहीं, भारत ने हमेशा आगे बढ़ के हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन अफसोस 11 साल के कार्यकाल में भारत के जी 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 सर को नीचा करने का जनता 3 बार मेयर रह चुके, 4 बार मेयर लगातार। जगतवीर सिंह द्रोण रहे, प्रेमलता वो जगतवीर सिंह द्रोण रहे, रवीन पाटनी रहे, उसके बाद 2 बार से प्रमिला पांडे जी हैं। उसके बाद इस कानपुर के हालात क्या है वो सबके सामने है। ये शीशे के सामने जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है तो उसकी मजबूरी होती है, उसको सब मालूम है, लेकिन वो बेचारा अपने पार्टी हाईकमान के आगे बोल नहीं सकता। फैजल साहब, क्या आपको लगता है नौशाद साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100 आने सही है? अब डीएनए की बात आ गई है, डीएनए में तो राष्ट्रवाद है। कांग्रेस पार्टी के डीएनए पे मुझे भी करना पड़ेगा। इस देश को इमरजेंसी की आग में झोंकने वाली कांग्रेस पार्टी ये भी करना पड़ेगा। सन 84 के जंगों में ध्रुवीकरण हेतु इस देश में सिखों का नरसंहार कराने वाला दल, हाँ, पाकिस्तान से युद्ध में जब सैनिकों ने धुंधी को जीता तो उस धुंधी के नाम पे एक दूसरा दुश्मन देश खड़ा करने वाला बांग्लादेश खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी की शायद आपको बात में बैठे जी जी जी। तो मेरे मित्र, मैंने फिर कहा कि ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण सब्जियां निकालना एक विषय अलग है, लेकिन आज विश्व में जो भारत का डंका है, डंका है, डंका है, सही डंका है, जो डंका है भारतवर्ष में। आज अमेरिका को, पाकिस्तान को बचाने के लिए जो आग्रह करना है भारतवर्ष में, आज विश्व के तमाम देशों में जब पाकिस्तान रोया है और उसे कोई सहयोग करने वाला नहीं मिला है, आज जब उसके ही देश में घुस के हमारे सैनिकों ने उसको सिंदूर ऑपरेशन के नाम पे मारा है और उनकी एक भी मिसाइल को जमीन तक नहीं उतरने दिया, हवा में मार के इस देश के सैनिकों ने। निश्चित रूप से आज विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारत माता का डंका दिख रहा है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज भारत की अस्मिता के लिए
प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए नेता लोग इनका मोदी मीडिया, सोशल मीडिया पे झूठ के आधार पर ऐसा प्रचार किया। बेशक भी के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी अगर पाकिस्तान को छोड़ने को मजबूर ना होती और हमारे सैनिक अगर समय पे देश में आ जाते तो मैं मानता कि आपने देश की बात करी, आपने देश के लिए किया, आपने सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति करिए आप। वहां पर 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ा है। अगर हमारे जवानों को, अगर हमारे बेरोजगार जवानों पर तक अगर 95 बंदूकें आप दे देते तो घुस के पाकिस्तान को खत्म करने का जज्बा इस देश के युवाओं के पास है। आप क्योंकि आप अमेरिका, रशिया और तमाम देशों के दबाव में जी रहे थे, आप सरकार तमाम देशों के दबाव में चला रहे थे। मोदी की सरकार है जो विश्व में किसी का दबाव नहीं मानती, जो भी देश के निर्णय में होगा देश की सरकार इस देश को सेना बड़ी करेगी। जो करने के लिए उसको बनाया गया है, हमें देश की सुरक्षा और आम नागरिक इस देश की राजनीति कर रहे हैं, व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं। किसी नाकाबिल आदमी को इस देश की राजनीतिक मुख्यधारा में लाने के लिए नहीं हम काम कर रहे हैं। हमने एक चाय वाले को योग कार्यकर्ता बना के उसको इस देश का सुरमौर बनाया है, उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। हमने एक धार्मिक व्यक्ति को जिसने दिन में 4 बार की अपनी आराधना में इस भारत माता को अपनी मां माना, हमने उसके नेतृत्व में प्रदेश को दिया है। ऐसे कार्यकर्ता है तो निश्चित रूप से आप सब करें और देखें बहुत कम वक्त में जो समस्याएं हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से मैं आपको वादा करता हूँ। मैं सिर्फ आप सभी तरीके बताने नहीं आ जाऊँ, जो कमियां होंगी हम सब मिलकर उसको दुरुस्त करेंगे और कानपुर शहर को विकास की मुख्यधारा में स्थापित करने का काम करेंगे। वादा आपके चैनल के माध्यम से। नौशाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नौशाद साहब, आप फैजल साहब की बात पे कितना सहमत लग रहे हैं? नहीं, क्या चीज? इनकी बात पर कितना सहमत हैं आप? इनकी किसी बात पे सहमत नहीं, चूंकि इनके जवाब पूरे क्लियर आवाज में नहीं आ पा रही है जी। नहीं, इन्होंने अभी तक जो पहले बात कही जी, मैं इनकी बात से मित्र हैं, ये पुराने छात्र राजनीति के हमारे साथी हैं जी। लेकिन जो नीति के आधार पर जिस दल को ये ज्वाइन करें, बड़े अफसोस की बात है कि अपने उस दल की बात कर रहे हैं तो दल टोटल झूठ की बुनियाद पे खड़ा है। मैं न विकास है न देश में रक्षा इनका अच्छा रहा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय की बात होती है तो विदेश मंत्रालय बोलने लगता है। जब विदेश मंत्रालय की बात होता है तो कहिए विकास मंत्रालय का आदमी प्रवक्ता आ जाए अपनी बात रखने। तो और सरकार वन मैन शो और तानाशाह की सरकार है। चीफ ऑफ आर्मी को इनको सुनाइए, विकास हर चीज का विकास होना चाहिए, हर चीज का विकास होता है। इनका चीफ ऑफ आर्मी आके बोला कि समय पे हमको आपूर्ति नहीं हो पाई, जहाज नहीं मिल पाए। ऊपर से ये आया कि रात में गोदी मीडिया जो इनका है और इनका जो सोशल मीडिया है ऐसा प्रस्तुत किया कि सुबह की चाय ये लाहौर में पियेंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का विलय शाम तक हो जाएगा। और कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ बयानबाजी करते रहे, जिसके कारण युद्ध में लोगों को सेना के जो शौर्य और पराक्रम के लिए पूरे हिंदुस्तान की जनता नमस्तक थी, उसके शौर्य की गाथा गा रही थी। उस शौर्य की गाथा में ये जो लोग घर बैठे थे, इनकी खराब नीतियों के कारण सेना को संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा था। उसकी अपने हाथ की प्रशंसा, अपने मुंह की सेना की प्रशंसा करने की जगह अपनी प्रशंसा करने में प्रधानमंत्री से लेके इनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई। और इनका विकास सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का मानसिक विकास अच्छा हो, तभी इस देश का अच्छा विकास हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं फैजल साहब। मानसिक विकास पर कांग्रेस ने चोट की है आपके? सरकार महोदय सर्वप्रथम तो मैं आपसे कहूँगा इस गोदी मीडिया की परिभाषा आप मुझे बता दें जी। सरकार महोदय, इस देश के समस्त पत्रकार समाज का जो अपमान कांग्रेस और सपा के नेताओं के माध्यम से निरंतर होता रहता है,
क्लासिफाई कर दिया करें कि कौन कौन गोदी मीडिया के अंतर्गत है कौन नहीं, वरना उसमें आप जैसे सम्मानित पत्रकार बंदूकी आते हैं जिनके साथ बैठ के, जिनके मुंह पे बैठ के ये गोदी मीडिया का वो इल्जाम, पूरा देश देख रहा है कि गोदी मीडिया किसको कहा जाता है, हाँ, हाँ, कैसे मीडिया को कौन है ये साबित गोदी किया मीडिया? गया है, मतलब क्या ईडी आप हैं, सीबीआई मतलब कैसे प्रभावित किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। कैसे माना जाए कि आप नहीं है? ये बात तो है, ये बात तो पूरा है। देश देख रहा है। हाँ हाँ आपको गोदी मीडिया की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। मुझे बता दीजिए, ये गोदी मीडिया के किस पत्रकार समाज को अपमानित करने का काम इस देश में कांग्रेस सपा जो गोदी मीडिया समाज का पत्रकार होगा वो अपमानित महसूस करेगा। जी, जो जी। स्वतंत्र है, जो गोदी मीडिया नहीं, जो भारत के निष्पक्ष एक चौथे स्तंभ के रूप में होगा, वो कभी अपमानित नहीं होगा। जो गोदी मीडिया होगा वो अपमानित होगा, भारत की जनता उसको अपमानित करेगी, क्योंकि देश को अगर अपमान गोदी मीडिया की वजह से मिलेगा तो कानपुर की जनता उसको अपमानित करेगी। परिवारों को गौरवान्वित करने के लिए अगर कहीं चैनल से मैं मानता हूँ, कहीं चैनल को थोड़ा सा ज्यादा भी बोला है इस देश के मनोबल को बनाए रखने के लिए, इस देश के परिवार, इस देश के सैनिकों की परिवारों के आत्मबल को बनाए रखने के लिए आप ऐसा बोलेंगे कि मुझे क्या मालूम है? एक कहानी है, सुनाना चाहता था कि आज जो देश के हालात नहीं, हैं, पर एक कहानी सुनाना चाहता नहीं था। फैजल साहब नौशाद भाई की जरा कहानी सुन लीजिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नौशाद साहब बताइए 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 देश में जी। एक देश में ठग लोग घूमे, कुछ ठग थे, हाँ और उन्होंने जाके से कहा हाँ कि राजा मेरे पास ईश्वरी कपड़े, आप ईश्वरी कपड़े पहनिए, हाँ और मैं चाहता हूँ आप ईश्वरी कपड़े पहने, हाँ हाँ लेकिन ये ईश्वरी कपड़े वही देख सकता है जो अपने बाप की असल औलाद होगा। हाँ ये ईश्वरी, तो राजा ने कहा बिल्कुल लाओ मेरे ईश्वरी कपड़े मुझे पहनाओ। किसी दूसरे देश को नहीं फैजल साहब उनकी पूरी नहीं, फैजल साहब नौशाद भाई की आपकी बात समझ नहीं उनकी का मूल इस देश की जन्म की बुरा है। अगर हो तो सुनाए या ना सुनाए। अरे फैजल साहब अरे पहले इस देश को लूटने का प्रयास किया। फैजल साहब नौशाद भाई की कहानी पूरी हो तो जाने दीजिए, फिर उस पर टिप्पणी करिए। हाँ नौशाद साहब बताइए। हाँ बताइए नौशाद साहब। कहा कि ईश्वरी कपड़े, हाँ। तो ईश्वरी कपड़े वही देख पाएगा जो अपने बाप की असल औलाद होगी। जी जी। तो वो थक गया राजा के दरबार में, उसने कपड़े पहनाए, हाँ राजा के सारे कपड़े उतार दिए, और झूठ मूठ के कपड़े थे नहीं, कहेंगे ये कुर्ता पहनिए, हाँ। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। तो राजा बोले वाह क्या, तो कहीं जनता में जय जयकार है, जनता में करा दिया गया ईश्वरी कपड़े वही देख पाएगा जो अपनी बाप की असल औलाद होंगे वही लोग। तो जनता में निकले लोग। हाँ तो जब राजा निकले तो राजा तो नंगा था, लेकिन लोग डर के मारे बोल नहीं रहे थे। हाँ सबने कहा कि वाह वाह राजा क्या सुंदर लगा, क्या ईश्वरी कपड़े पहने। उसी दौर में जी एक साथी था, अपने लड़का अपने बाप के कंधे पे बैठा था। हाँ तो उसने कहा नहीं पिताजी राजा नंगा है। तो उनके बाप ने कहा चुप, अगर हम कह देंगे तो हम बाप की असल औलाद घोषित नहीं होगा, हाँ। और जनता हम लोग और हम मारे अलग जाएंगे, मत बोल। हाँ। उस दौर में लेकिन वो लड़के ने कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ। ये राजा नंगा है। हाँ तो आज के दौर में अगर कोई कह रहा है तो वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजा नंगा है। हाँ झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है इस देश में कि राजा ऐसा वैसा, लेकिन एक राहुल गांधी खड़े हैं जो कह रहे हैं कि राजा नंगा है। जी। लेकिन नौशाद भाई आपका संगठन कमजोर कैसे हो गया? और संगठन कहीं कमजोर नहीं है। और तो फैजल साहब फिर सत्ता में कैसे बार बार आ रहे हैं? जी देखिए ये बेईमानी के आधार पर आ रहे हैं। नहीं करोड़ों वोट महाराष्ट्र में बढ़ा लेते हैं, झारखंड में बढ़ा लेते हैं, छत्तीसगढ़ में बढ़ा लेते हैं। हाँ काफी जगह इन्होंने वोट चुनाव के डेट के शाम तक, हाँ आज तक डिक्लेयर हो जाता था, 70% मतदान हुआ। जी आज ये क्या कर रहे हैं, फर्जी मतदाता बढ़वाते हैं। जी। हर आदमी के ऊपर जिम्मेदारी दी गई कितने फर्जी मतदाता बढ़ाओ। अच्छा। और चुनाव के 4 दिन बाद डिक्लेयर करते हैं, 6 दिन बाद कितना % वोट पड़ा, जिसमें 5% 4% वोट बढ़ जाता है। अच्छा। और ये एक
कॉकस है, इनका मैनेजमेंट है, हाँ और ये झूठ का मैनेजमेंट टूटेगा। हाँ और जनता आंदोलन जब करेगी जी तो ये पूरा टूटे। और जनता आंदोलित है। हाँ अभी आधी सफलता मिली है। हाँ, ये हाँ। 400 जा रहे थे, बहुमत में नहीं आ पाए। हाँ, हाँ। इनकी सीटें इतनी कम कर दी, आने वाला समय देखिएगा ये 100 सीट पे रह जाएंगे। और तब इनकी सारी झूठों की पूरी पोल खुलेगी और देश की जनता देखेगी। हर देश की हर जनता, आप भले ही आप बहुमत ला के सत्ता चला लिए, हाँ। झूठ के आधार पर आपने बहुमत पाई है, आपने बेईमानी के आधार पे बहुमत पाई है। चुनाव आयोग को तोड़ मरोड़ करके, उसकी शक्तियों को कमजोर करके, जी उसको पर काबिज होकर आप चुनाव जीते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने बड़े बड़े लोगों को भगा दिया। हिंदुस्तान ने के नौजवानों ने, हिंदुस्तान के बुजुर्गों ने, हिंदुस्तान के बच्चों ने, सब ने मिलके उन अंग्रेजों को जब भगा दिया तो इन काले चोरों को भगाने में भी जो देर नहीं लगेगी। नहीं तो इसका मतलब 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, उसमें तो डगर कठिन हो गई है। फिर इसका मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की 2027 में ये कहीं नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। अगर आ रहे होते जी, ये 2027 में सत्ता के पास कहीं दूर दूर तक नहीं है। अच्छा। और एहसास इनको हो रहा है। जी, इनके जी। प्रधानमंत्री जी बनारस से चुनाव लड़े, जी 5 लाख 1.5 लाख से जीते हैं चुनाव। उनको बताइए सिर्फ 1.5 लाख से जीते पूरे केंद्र और प्रदेश की सरकार। जी, सारे संसाधन झोंकने के बाद उत्तर प्रदेश के बनारस में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी प्रथम चक्र में पीछे चल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। 5 चक्रों में पीछे चले प्रधानमंत्री मोदी जी। पूरी देश की सत्ता लगने के बाद ये हाल है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में सत्ता का दुरुपयोग करने के बावजूद हाँ। इंडिया गठबंधन के साथियों ने, कांग्रेस ने सीसामऊ विधानसभा चुनाव जीता। ठीक बात कर रहे हैं फैजल साहब। बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस से। आप मुझे समय लगेगा। हाँ तो मैं चाह रहा हूँ कि सिलसिलेवार आप जवाब दीजिए। और कहानी तो मुझे भी सुनानी पड़ेगी। देखिए, हाँ सुनाइए। हाँ, कहानी मुझे सुनानी पड़ेगी। ये जो देश में, अब आपको समझना ये होगा, जो कहानी है समझा बहुत सुना रहा हूँ। हाँ जी। उसका पात्र कौन है और उसका प्रायोजन क्या है। हाँ भैया, एक बार ऐसा हुआ जी। एक व्यक्ति जिसकी नई शादी हुई थी, ग्रामीण अंचल में रहा करता था जी। वो शहर एक मेले में आया। उसने एक आईना देखा। आईना समझ गया ना भाई साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आईना जान रहे ना? उसने आईना देखा। उस वक्त तक गांव के लोगों ने शीशा आईना नहीं देखा था। उस व्यक्ति ने उस आईने में देखा तो उसकी तस्वीर दिखी। उसने दुकानदार से कहा, ये क्या है? तो उसने कहा, इस आईने में तस्वीर दिखी, देखो मैं अपनी देखो, मैं दिखाऊं, तुम अपनी देखो तो तुम दिखोगे। ये तो अच्छी बात है। ये मैं अपनी पत्नी को भी करता हूँ। वो रोज मुंह धोने के लिए, अपने आप को स्वच्छ और सुंदर दिखने के लिए इससे प्रयास करेगी। ये उसका प्रयास था खाली कि वो सुंदर दिखने के लिए इससे प्रयास करेगी। तो घर आ गया, गोले ने शीशा रखा और पत्नी से कहा, उस समय का जमाना ऐसा था कि पति पत्नी एक कमरे में लगातार नहीं रहा करते थे, तो उसने अपनी पत्नी को झोला दे दिया। बोले, एकांत में इस झोले के वाले गिफ्ट लाए, देखना। पत्नी घर में अकेली थी, उसको मौका मिला, उसने कहा देखे जरा क्या है। अब पत्नी ने उस आईने को निकाल के देखा तो उसे उसका चेहरा दिखाई दिया और उसने अपना चेहरा कभी देखा नहीं था। उसने कहा, मुझे अरे ये तो दूसरी औरत ही है। और इस कल्पना से वो रोने लगी। वो जब रोई तो उसकी सासू माँ ने उसकी आवाज सुनी। वो दौड़ के आई और बोलती, बहू क्या हुआ, अभी तक तो तुम ठीक थी। उसकी बहू ने बताया, देखो आपके बेटे ने क्या किया है, और आपका बेटा दूसरी शादी कर ले आया है। उसकी सासू माँ ने शीशा देखा, बोले, अरे अगर शादी करते थे तो बुढ़िया को क्यों लाया, कोई जवान औरत ले आता। वो भी रोने लगी। जब वो रोई तो उसके पिता घर में आ गए। बहू सास को रोता देखते उनसे पूछते, तुम दोनों क्यों रो रही हो? तो सास ने कहा, देखोगे और तुम्हारा बेटा दूसरी औरत लिया और दूसरी शादी कर रहा है। उसके पिताजी ने उस क्या देखा, अब वो भी क्योंकि आईना पहली बार देख रहे थे, उन्होंने आईना देखा और कहा, अरे बूढ़ी होती, जवान होती औरत लाता, लेकिन इसने बुढ़े से शादी क्यों की? ये है धन की देश के पास।
जब आप कोई नई और विकास की योजना के साथ इस देश की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे तो चंद अल्प विकसित लोग उस पर उंगली उठाएंगे और इस देश में अल्प विकसित पार्टी का नेतृत्व है कि अब किसी चैनल में बताने की आवश्यकता विगत कई वर्षों से नहीं पड़ रही है। मुझे लगता है they can understand, everyone can understand कि अल्पविकसित किसे राजनीति में कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को वो आई ना जाने की वो नवीन योजना है जिससे देश का और समाज का प्रचुर विकास हो सकता है। वो योजनाएं इनको समझ में नहीं आएंगी और ये देश की जनता जनार्दन को निरंतर भक्ति करने का काम करते हैं और करते रहेंगे। ये देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने का प्रयास करते हैं, ये देश को जातियों में बांटने का प्रयास करते हैं और जातिगत समीकरणों के आधार पे ये जो भक्ति स्थिति देश की आम जनता के ऊपर है। मुझे बड़ा गर्व होता है। सब अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, अभी पहलगाम के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हर चीजों में इस बार तो कहने में बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। कर्नल सोफिया जैसी अल्पसंख्यक समाज की महिला सैनिक को ही क्यों चुना गया उस समय, मैंने जानकारी करी। कर्नल सोफिया जैसे 100 कर्नल इस देश में अन्य भी थे। ऐसी स्थिति में इस देश के दोनों समाजों को जोड़ने हेतु मुस्लिम समाज के ऊपर अन्य समाजों के विकास को बढ़ाने हेतु और मुस्लिम समाज को सम्मानित करने हेतु इस देश की सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सोफिया की ऐसी पहल का चयन किया गया है कि वो इस युद्ध में और इस ऑपरेशन सिंदूर में अग्रणी भूमिका अदा करे और हम सबको गौरवान्वित करें। यह काम किया भारत। लेकिन फैजल साहब, कर्नल सोफिया के बारे में तो आपके मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने विजय शाह ने बड़ी प्रतिकूल टिप्पणी की थी। वो जो भी बोल रहा है वो मूर्खता भरी बात बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, वो बेसन का कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, उसको उसका मुंह काला करना चाहिए। नहीं तो क्या वो पार्टी से निकाला जाएगा? विजय शाह को, डिप्टी सीएम को निकाला जाएगा? ये पार्टी का निर्णय है। मुझे ये विश्वास है कि पार्टी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नौशाद साहब, तो मुंह काला करना चाहिए, संगठन से निकालना चाहिए। नौशाद साहब, अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को लेकर जो पॉलिटिक्स होती है उसमें आप सफल हो रहे हैं या भाजपा सफल हो रही है या समाजवादी पार्टी सफल हो रही है? भाजपा तो कहती है हमें 2 से 3% वोट मिलता है। आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारा अपना है, समाजवादी पार्टी का नहीं है? आपके बीच में और समाजवादी बीच में कतर व्योत वाली स्थिति क्यों है? जी नौशाद साहब। यही बात अल्पसंख्यक की तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हम लोग, ये लोग आए थे अभी, ये लोग भाजपा वाले कह रहे 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। हाँ। राहुल गांधी जो आवाज लगा रहे हैं, हाँ। जो सड़क पे हम आवाज उठा रहे हैं कि हम संविधान को किसी भी कीमत पे बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं बदलने देंगे। ये चाहते हैं कि संविधान बदल जाए, हाँ। फिर अल्पसंख्यक और दलितों पर हम अत्याचार जी भर के इनकी पार्टी करे। हाँ। आज आप पूरे देश में देख रहे हैं जी। हम कहते हैं संविधान भारत का ऐसा सिर्फ आप सबको न्याय दीजिए। हाँ। अगर सबको न्याय मिलेगा, समान अवसर मिलेगा, तो लोगों के बीच में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये नहीं रह जाएगा। भारत में समानता आनी चाहिए जो आ रही थी। इन्होंने 11 साल 12 साल में जिस तरीके से रोक दिया है, अल्पसंख्यकों पे मॉब लिंचिंग करते हैं, कोई लाइसेंस से हम मास्क ले जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, और आज भी एक जगह ट्रक में उन्होंने आग लगा दी है, अभी सोशल मीडिया में हो रहा है। 4 दिन पहले भी मेरठ की तरफ वहां भी मारा है मॉब लिंचिंग करके। आप लाइसेंस से, परमिशन से कोई भी अफवाह उड़ा देते हैं और इनके कार्यकर्ता चले जाते हैं। अभी इधर घाटमपुर की तरफ बजरंग दल और इनका अभी एक शिविर चल रहा था, रास्ते में आ गए और सड़क में प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला के कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल की सर्विस भी अल्पसंख्यकों से ना कराओ, मुसलमानों से मत कराओ। तो शायद इनको यही एहसास है कि मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है। और मेरे लिए हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का वो हर नागरिक जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है,
जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जा रहा है उसको हम पकड़ के तरक्की की राह पे दौड़ाना चाहते हैं। जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा उसको न्याय दिलाना चाहते हैं। यही बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है जिसकी रक्षा के लिए हम राहुल गांधी के तिरंगे के निशान पे खड़े होके जन आंदोलन के रूप में भारत में ले रहा है। और ये भारत का संविधान होगा जिसने हमको एक मत का अधिकार दिया है और लोकतंत्र में बोलने का अधिकार दिया। इनकी सत्ता को बेदखल करके इनको सत्ता से नेस्तनाबूद करेंगे। फैजल साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या है? देखिए, फाइनल कमेंट के रूप में आज की जो इस चर्चा थी, इस चर्चा के बाद मैं फिर एक बात कहूंगा कि जनता को गुमराह करना, संविधान को मिलने की बात की जा रही है जी। संविधान के ऊपर सबसे बड़ा लांछन इस देश में लगा है इमरजेंसी नामक कांग्रेस पार्टी की सरकार में। याद है आपको? इनके सांसद कह रहे थे 400 सीटें तो संविधान बदल देंगे। लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगाने वाले जन के नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने देश को इमरजेंसी की आग में झोंका सिर्फ अपनी आप, क्योंकि उनके चुनाव जीतने से जब हाई कोर्ट ने लांछन लगाए ना उनके चुनाव जीतने से, तभी ऐसा होना भाई साहब। जी जी, ये भी आप जनता को मालूम चलना चाहिए ना। आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, मैं मॉब लिंचिंग की बात न करके भाई साहब, मैं मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद से लेकर कानपुर हो रहे उस कांग्रेस पार्टी कालखंड के दंगों की बात आपको याद दिलाता हूँ। आप सोचिए हो कि मॉब लिंचिंग की तुलना कर रहे हैं, मैंने कह रहा हूँ कि मॉब लिंचिंग गलत है। जो भी लोग कानून को अपने हाथ में लेके काम कर रहे हैं, उन कानून को उनको उसका जवाब देना होगा। लेकिन आप कैसे भूल जाते हैं कि मलियाना में 2 दर्जन मुसलमानों को पीएससी ने अपनी गाड़ी पे लादा और नाले किनारे कूड़े के ढेर में जाके गोली मार दी कांग्रेस पार्टी की सरकार में। उसके जवाब देने वाले लोग कौन है जी? कौन देता उसका जवाब? अब मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। अभी 2017 में अभी जो ये दंगा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते 14 में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, मुस्लिम वक्ताओं को तुष्टिकरण के अंतर्गत एक धारा में लाके उनको एक्टिवेट करने के लिए जो मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी पार्टी करा, क्या इसके ऊपर कोई इल्जाम लगाएगा? क्या इनकी ओर कोई देखेगा? और ये कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सपा कभी बसपा की अनदल से हर बार एक नया कोलेब्रेशन करके अपनी किस्मत को आजमाने का काम करते हैं और लगातार मुंह की खानी पड़ती है। इसका जवाब कोई इनसे पूछेगा? आज इस देश में सर्वलोकप्रिय दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी और जनता जनार्दन ने जिसे अपना नेता माना उसके नाम है शेर हिंद। इसलिए इस झूठ के आईने के हाथों इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम छोड़िए। मैं तो इनके उन सांसदों की बहुत तारीफ करूंगा जो सांसद विदेश में गए तो कम से कम उन्होंने सच बोला। इनके नेता के पेट में तब भी दर्द होने लगा। काबिल हजम नहीं है, काबिलियत हजम नहीं है लोगों की, इन नाकाबिल करने का इन लोगों को काबिलियत हजम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सांसदों की काबिलियत को बयान किया और उन्हें भारत का पक्ष करने के लिए विदेश में भेजा और विदेश में उन्होंने भारत माता का परचम लहराया है और इनके नेता के पेट में दर्द भी हुआ है। ये मैं फाइनली एक ये आग्रह करना चाहूंगा इस देश में लोगों से जो इस देश में बात देश के विकास की बात कीजिए। जब विकास होगा, जब मौलिक आवश्यकताएं पूरी होंगी, आपकी भी होंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर आप आज आकर देख लें तो प्रत्येक सरकारी केंद्र सरकार की योजना में हमें अपनी आबादी के अनुपात से ज्यादा लाभ मिला है। चाहे राशन लेने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे घर में शौचालय बनने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, प्रत्येक योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रत्येक योजना में जहां पे हमारी आबादी 14 और 15% है, वहां लाभार्थियों में हम 30% है। ये किया है इस देश की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रदेश और देश के मुसलमानों के लिए अच्छा। धन्यवाद। मैं कह रहा था नौशाद साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या है? अच्छा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नौशाद साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फैजल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बातें हुई और यही क्रम हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। फिर आपको नए विषय पर आपको आमंत्रित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने
तरीके से विकास की पर, राजनीति और समस्याओं की पर, चुप्पी पर तमाम सारी बातें कहीं, लेकिन लबो-लुआब यही है कि राष्ट्रवाद इस समय बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है विपक्ष के लिए, और भाजपा उसी ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रवाद के सहारे अपनी वैतरणी को आगे बढ़ा रही है और पार भी लगाएगी। उसका तो एक ही काम है कि हम जनता की सेवा करें और जनता के बीच में रहें। तो भाजपा ने वही स्लोगन अपना रखा है और मुझे लगता है विपक्ष को भाजपा से सीख लेनी चाहिए कि पब्लिक के बीच में कैसे रहा जाए और उनकी चीज़ों पर कैसे हम खरा उतरें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम अपने चुनाव कैसे जीतें, ये भी देखना होगा। लेकिन एक बात ज़रूर फैजल साहब ने कही कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शाह ने जिस तरह से कर्नल सोफिया के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की थी, भाजपा का थिंक टैंक या भाजपा का नेतृत्व उन पर कोई कार्रवाई करेगा, ये मुझे उन्हें उम्मीद है, ताकि अल्पसंख्यकों के बीच में एक मैसेज ऐसा जाए जो आने वाले वक्त में सबको ध्यान में रखे और उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित करे कि वो देश के साथ आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर किसी नए विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।